हेलो दोस्तों, मैं आशीष पांडे आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मार्गदर्शक पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई चल रही होगी, आप बहुत ज़ोर शोर से अपनी पढ़ाई के लिए लगे होंगे और यह समय आपके लिए दिन प्रतिदिन एग्ज़ाम के लिए नज़दीक आता जा रहा है और आपको अपना एग्ज़ाम के लिए हमेशा 100% देना चाहिए और हमें उम्मीद है कि आप एकदम मेहनत कर रहे होंगे, जुनून के साथ लगे होंगे, क्योंकि फायर होनी ज़रूरी है और एक ऐसा पद आपको मिलेगा जो आपको एक बड़ा आवास मिलेगा, आपके पास गाड़ी मिलेगी, आपको सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। जैसा आप एक अधिकारी का रौब देखते हैं, वो सारे रौब आपको मिलेंगे। एक प्रॉपर आपको ऑफिस मिलेगा, केबिन मिलेगा, सारी सुविधाएं मिलेंगी और उस जगह तक पहुंचने के लिए आपको एक कड़ी मेहनत और कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। उस कड़े संघर्ष और कड़ी मेहनत के लिए आपको हमेशा रेडी रहना पड़ेगा और हमारा चैनल पीसीएस मार्गदर्शक आपका लगातार स्वागत करता है। आपका लगातार आपको आपके पथ की तरफ अग्रसरित करने के लिए हमेशा मोटिवेशन देता रहेगा, ताकि आप मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ते रहें और आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। हम आपकी सारी समस्याएं जितनी भी होंगी उसको सॉल्व करेंगे। आइए हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि हम हर दिन एक कोटेशन आपके लिए पढ़ते हैं, आज एक कोटेशन फिर पढ़ते हैं आपके लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इतिहास लिखने के लिए कलम की ज़रूरत नहीं होती है। इतिहास लिखने के लिए कलम की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हौसलों की ज़रूरत होती है। अगर अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो सिर्फ सपने देखने से काम नहीं होगा, आपको उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। आपको कई रातें अपनी काली करनी पड़ेंगी, आपको कई रातें आपको जग जग करके पढ़ना पड़ेगा। आपकी आंखों में नींद भरा होगा ना, और जब आपको लगेगा कि नींद भरने के बाद भी आप संघर्ष करने को तैयार हैं, तो आप समझिएगा आपकी मंजिल आपके करीब है। इसलिए आप लगातार संघर्षरत रहें और अपने इतिहास को बनाने के लिए हमेशा संघर्ष करते रहें। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वीराज चौहान या महाराणा प्रताप कोई भी रहे हो, उन्होंने अपना इतिहास किसी एक दिन में नहीं बनाया। उन्होंने अपने इतिहास बनाने के लिए बहुत संघर्ष किया और उस संघर्ष का परिणाम है कि आज महाराणा प्रताप को लोग फक्र से याद करते हैं। महाराणा प्रताप का नाम देखिए, याद करते ही आपके सीने चौड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि महाराणा प्रताप वो शख्स थे। तो अगर आपको इतिहास रचना है तो महाराणा प्रताप तो एक बहुत ही बड़े शख्सियत है, बहुत ही बड़े महापुरुष हैं। पर अगर आपको भी अपने लाइफ में इतिहास रचना है तो एक संघर्ष करना पड़ेगा और यह दुनिया संघर्षमय है। यहाँ संघर्ष कर रहे हैं और एक कर्म क्षेत्र है, कर्म करेंगे आप अवश्य आगे बढ़ेंगे। आइए हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए। जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह आपका एक लोगो है हमारे चैनल पीसीएस मार्गदर्शक का। जैसा कि एक व्यक्ति संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रहा है, इस तरीके से आपको भी संघर्ष करना पड़ेगा और हम इस संघर्ष में आपके साथ रहेंगे हमेशा। जैसा कि आज आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यह आज का हमारा टॉपिक है, अंग्रेजों की भारत विजय। अब अंग्रेज व्यापारी बनकर तो हमारे भारत में प्रवेश कर गए, पर वह आ करके अब भारत में आए तो जाहिर सी बात है, एक भारत एक साम्राज्य था उस समय, मुगलिया सल्तनत थी। अब मुगलिया सल्तनत के समक्ष आने के बाद उन्हें बहुत सारे संघर्ष तो करने ही पड़े होंगे ना, बिना संघर्ष के तो उन्हें कुछ मिलेगा नहीं। तो अब जब भारत में अंग्रेज आ गए तो अब उन्होंने एक क्रम शुरू किया भारत विजय की, कि भारत को विजय कैसे किया जाए। तो आज का, जैसा कि हमारे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक यही है, अंग्रेजों की भारत विजय, जिसमें सर्वप्रथम आपको कर्नाटक के 3 वार की चर्चा करेंगे। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, कर्नाटक के तृतीय युद्ध, इन तीनों युद्धों की हम चर्चा आपके समक्ष करेंगे और इन चर्चाओं में हम आपको बताएंगे कि क्या क्या घटनाक्रम रहा है। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है और आपको उम्मीद है कि अच्छा लगेगा पढ़ करके। आइए हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ाते हुए हम सबसे पहले आपसे चर्चा करते हैं कि क्या स्थिति। यह लेक्चर नंबर हमारा 6 है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक कर्नाटक वार का यह दृश्य है, फर्स्ट कर्नाटक वार, सेकंड कर्नाटक वार, थर्ड कर्नाटक वार का। तो यह इमेज आपके लिए इसीलिए लगाई गई ताकि आपके दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट हो और इस पिक्चर के तहत आप सभी चीज़ों को समझ सकें और याद कर सकें। आपको याद करने में कोई इशू ना हो। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अंग्रेज़ों की भारत विजय, तो हम आज का हमारा टॉपिक यही है, अंग्रेज़ों की भारत विजय। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम अपने घटनाक्रम की ओर बढ़ते हैं। इस घटनाक्रम की ओर बढ़ने से पहले हम आपको कुछ चीज़ें बताना चाहेंगे ताकि आपको समझने में किसी प्रकार की कोई इशू ना आए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 18वीं शताब्दी तक जहां एक ओर मुगल सत्ता
प्रायः लगातार कमज़ोर हो रही थी, वहीं दूसरी ओर अन्य छोटे बड़े राज्य केंद्रीय शक्ति का अभाव था उनमें। जैसे अब क्या होता है कि जब एक मुगल सत्ता कमज़ोर हो रही थी तो उनके स्थान पर एक छोटे-छोटे राज्य बने, कहीं मराठा, कहीं मैसूर, कहीं कर्नाटक। तो इस तरह के जो छोटे-छोटे राज्य बन रहे थे, इनमें इनकी इतनी शक्ति नहीं थी कि ये केंद्रीय रूप धारण कर सकें, अर्थात भारत को एक माला में पिरो सकें, इनके अंदर वह शक्ति नहीं थी। जिस कारण से और इसी का अंग्रेज़ों ने फ़ायदा उठाया, जैसे कि यहाँ स्क्रीन पर लिखा है, परिणाम था इस स्वर्णिम अवसर का अंग्रेज़ों ने भरपूर लाभ उठाया और अपने साम्राज्य का बीजारोपण किया। अब साम्राज्य का बीजारोपण करते हैं, और साम्राज्य के बीजारोपण में जैसा कि आपको हमने बताया था कि 5 कंपनियाँ आई थी, जैसे पुर्तगीज़, डच, अंग्रेज, डैनिश और फ्रांसीसी। यह 5 अंग्रेज मतलब कि 5 यूरोपियन कंपनी भारत में आई थी, जिसमें से अब एक कहानी हम आपको सुना रहे हैं। कहानी के माध्यम से आप जिसे सारी चीज़ों को कनेक्ट कर सकें कि क्या-क्या स्थिति रही होगी। तो डैनिश और स्वीडिश 2 कंपनियाँ थीं, ये ऑटोमेटिकली ट्रेड से बाहर हो गई, क्योंकि ये छोटी कंपनियाँ थीं। आपको भी पता है कि छोटी संस्थाएँ होती हैं, तो उनका साम्राज्य विस्तार बहुत बड़े स्तर पे वो नहीं कर सकती, इसलिए इन्होंने तुरंत ही अपना, जैसा कि उन्होंने अंग्रेज़ों को अपनी सारी कंपनियाँ बेची, और कंपनियाँ बेच करके ब्रिटिशों को वो भारत से चली गई, और डैनिशों ने अपनी कुछ कंपनियाँ दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में लगाई, वहाँ पर इंडोनेशिया में, जहाँ उनको मसाले मिल सकें। तो डैनिश और स्वीडिश तो हट गए। अब बचते हैं ब्रिटिशर्स और पुर्तगीज़ की बात करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1661 में पुर्तगाल के राजकुमार की एक बेटी रहती, पुर्तगाल के राजकुमार जॉन, उनकी बेटी से ब्रिटिश राजा चार्ल्स सेकंड ने 1661 में विवाह कर लिया। अब जैसा कि हम जानते हैं कि वर्तमान में भी आप देखते हैं कि जो लड़की पक्ष होता है वह थोड़ा सा लड़के पक्ष के सामने थोड़ा शांत रहता है, तो पुर्तगीज़ हो गए लड़की पक्ष के, और लड़की पक्ष के होने के कारण वो शांत रहे, और इस प्रकार से पुर्तगीज़ भी ट्रेड वार से बाहर हो गए। अब बचे कौन कौन? डच और फ्रांसीसी और ब्रिटिश। तो डचों के पीछे, अब जो डच लोग थे, डचों के पीछे त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा थे, वो पीछे पड़े हुए थे। तो राजा मार्तंड वर्मा ने कोलचल का युद्ध हुआ एक 1741 में, कोलचल 1741, जिसमें डचों को भारत से उन्होंने बाहर खदेड़ दिया। तो अब डच जाते हैं और अपना इंडोनेशिया में एक फैक्ट्री लगा लेते हैं, फैक्ट्री लगा के वहाँ पर अपना व्यापार करना शुरू करते हैं। तो अब इस युद्ध में अब कर्नाटक वार के लिए सिर्फ 2 स्थितियां बचती, मतलब 2 लोग बचते हैं, एक फ्रांसीसी बचते हैं और एक अंग्रेज बचते हैं। देखिए यहाँ का ये घटनाक्रम हमने आपको बता दिया, ताकि आप एक पीछे का क्या घटनाक्रम रहा, कैसे बाकी सारी कंपनियां बाहर हो गई, सिर्फ फ्रांसीसी और अंग्रेज बचे। अब हम इस घटनाक्रम को आगे यहाँ देखते हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि प्रथम कर्नाटक वार, तो प्रथम कर्नाटक वार आपका 1746-1748 में तक होता है। तो यह प्रथम कर्नाटक वार का एक दृश्य है जो कि हमने आपके लिए लगाया है। अब आइए यहाँ देखिए, तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, तो प्रथम कर्नाटक वार जो रहता है वह 1746 से 1748, इसको आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष भी कहते हैं, या अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के संघर्ष भी कहते हैं इसको। तो जो प्रथम कर्नाटक वार था, यह प्रथम कर्नाटक वार को सेंट थोम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और जैसा कि आपको हम स्क्रीन पर एक बार आपको जरा सा हम कर्नाटक का एक दृश्य दिखा दें कि क्या स्थिति रही कर्नाटक की। जरा सा कुछ सेकंड हमें पहुँचने दीजिए नीचे तक, तो जिससे कि हम आपको मैप में दिखा दें कि कर्नाटक की क्या स्थिति रही है। जस्ट मिनट बच्चों, एक बार हमारा पीडीएफ, एक्चुअली हम दूसरा पीडीएफ खोल रहे हैं जिसमें हमें मैप मिल जाए आपका कि मैप की क्या स्थिति रही है, तो ताकि हम आपको एक मैप दिखा सकें। हाँ, या देखिए बच्चों, आपकी स्क्रीन पर एक मैप आ रहा है जिसमें आप साइड में देखें तो आपको कर्नाटक दिख रहा होगा लिखा हुआ। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो कर्नाटक क्षेत्र है, इसी क्षेत्र को लेकर के संघर्ष होता है अंग्रेजों में और फ्रांसीसियों में, क्योंकि अंग्रेज और फ्रांसीसी अब लगातार उनमें एक विवाद बढ़ रहा था व्यापार को लेकर। व्यापार से अब आगे बढ़ते हुए राजनीतिक तौर पर भारत में सत्ता स्थापित करने के लिए वो एक संघर्ष कर रहे थे, जिस कारण से कर्नाटक वार होता है। तो कई बार लोगों के मन में आता है कि कर्नाटक वार का मतलब वर्तमान कर्नाटक क्षेत्र है, तो एक्चुअली वर्तमान कर्नाटक क्षेत्र की बात ये नहीं कर रहा है। तो जो वर्तमान पश्चिम बंगाल का क्षेत्र, पश्चिम बंगाल कुछ छोड़ने के बाद जो बचा दक्षिण भारत का क्षेत्र है, उसमें जो कर्नाटक का क्षेत्र जो आपको दिख रहा है, यह
पूर्वी भारत का एक क्षेत्र है जहाँ पे कर्नाटक वार की चर्चा की गई है। तो यही वह क्षेत्र है जहाँ पे कर्नाटक युद्ध सारे होते हैं। तो आइए हम आगे घटनाक्रम को अब देखते हैं कि कर्नाटक वार का घटनाक्रम क्या रहा है। सीधे हम अपने अब फर्स्ट कर्नाटक वार की आपको बताएंगे चर्चा कि क्या घटनाक्रम रहा है फर्स्ट कर्नाटक वार का। तो आइए जस्ट अ मिनट बच्चों, हम अपने टॉपिक तक पहुंच जाएं दोस्तों, क्योंकि यह बहुत रिसर्च करने के बाद यह पीडीएफ या पीपीटी आपके लिए बनाई जाती है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की हम चर्चा करते हैं। तो जो प्रथम कर्नाटक युद्ध रहा है या इसको आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के नाम भी से जाना जाता है, क्योंकि यह अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। और प्रथम कर्नाटक वार की शुरुआत जो है 1746 से 1748 तक चलती है। और इसकी पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो इसकी पृष्ठभूमि कहाँ शुरू होती है, तो ब्रिटेन में और फ्रांस में, ब्रिटेन और फ्रांस में संघर्ष होता है। ब्रिटेन और फ्रांस में संघर्ष होता है। उस संघर्ष को लेकर के प्रथम कर्नाटक वार शुरू होता है। आइए बच्चों हम आगे की घटनाक्रम को देखते हैं। तो क्या होता है कि ऑस्ट्रिया एक यूरोप का एक क्षेत्र है। तो यूरोप में ऑस्ट्रिया के जब राजा खत्म हो जाते हैं तो वहाँ पे ऑस्ट्रिया में एक उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हो जाता है। उस उत्तराधिकार संघर्ष जिसमें ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसी, यह ऑस्ट्रिया की भूमि पर हो रहा था। उत्तराधिकार को लेकर के संघर्ष ब्रिटेन में और फ्रांसीसियों में, तो जिसका प्रभाव भारत में भी हमें देखने को मिलता है। तो आइए अब हम यहाँ तात्कालिकरण की चर्चा करते हैं कि तात्कालिकरण क्या था। तो तात्कालिकरण में क्या होता है कि एक अंग्रेज कैप्टन थे, अधिकारी बर्नेट जिनका नाम था, इन्होंने कुछ फ्रांसीसी जहाज को पकड़ लिया। जब फ्रांसीसी जहाज को पकड़ लिया तो उस समय जो फ्रांसीसी गवर्नर थे उनका नाम डुप्ले था। तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को जाकर के शिकायत करते हैं कि अंग्रेजों ने हमारी जहाज को पकड़ लिया है, तो आप हमारी जहाज को छुड़वा दें उनसे। तो उस समय क्या होता है कि जो नवाब रहते हैं अनवरुद्दीन, वो मना कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं, यह मेरा मामला नहीं, यह आपका अपना अपना मामला है, आपसी मामला, आप खुद से देख लें। तो इस पर क्या होता है कि डुप्ले को बुरा लगता है और डुप्ले एक निर्णय करते हैं कि अब हम सीधे अंग्रेजों से ही फाइट कर लेते हैं। तो उस दौरान वो क्या करते हैं कि जाकर के जो अंग्रेजों की बस्ती मद्रास होती है, तो मद्रास पर जाकर पर वो कंट्रोल कर लेते हैं, अर्थात मद्रास को जाकर मद्रास पे घेरा डाल लेते हैं। 1748 का घटनाक्रम बच्चों। तो जब उन्होंने मद्रास पर घेरा डाल लिया, तब अब अंग्रेजों ने सहायता मांगी, नवाब अनवरुद्दीन, कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से दोबारा सहायता मांगी। तब अंग्रेज ने क्या बोला डुप्ले से कि आप ये जो घेरा लगा रखें, इस घेरा को हटा दीजिए। पर डुप्ले कहता है कि मैं घेरा नहीं हटाऊंगा। अब इसी चीज को लेकर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन और फ्रांसीसी सेना अर्थात डुप्ले के मध्य संघर्ष शुरू हो गया, युद्ध शुरू हुआ। तो कर्नाटक के नवाब ने कहा कि अच्छा, आप हमारी बात नहीं मानेंगे, हमारे भारत में अर्थात हमारे कर्नाटक में रहकर हमारी बात नहीं सुनेंगे, आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी। तब उन्होंने कहा कि अब उन्होंने एक युद्ध की घोषणा कर दी, जिस युद्ध को सेंट थोम के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो सेंट थोम का युद्ध, जिसकी चर्चा हमने ऊपर अभी आपके स्क्रीन में किया था, इसको प्रथम कर्नाटक वार को सेंट थोम युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जैसे ये देखिए यहाँ स्क्रीन लिखा है। तो यह युद्ध 1748 में होता है और 1748 में यह युद्ध चलता है। और लास्ट में क्या होता है कि आपके फ्रांसीसी डुप्ले जीत जाते हैं और कर्नाटक नवाब अनवरुद्दीन पराजित हो जाते हैं। और परिणाम स्वरूप यह घटनाक्रम अभी यूरोप में भी चल रहा होता है उत्तराधिकार संघर्ष को लेकर, जिसमें वहाँ पे फ्रांसीसी को बढ़त मिलती और 1748 में एक्सला-सैपल की संधि होती है। तो जैसा आपकी बच्चों स्क्रीन पर दिख रहा है, एक्सला-सैपल की संधि के माध्यम से प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हो गई। तो आपसे जब भी पूछा जाएगा तो जब प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ उसकी डेट पूछी जाएगी, अंग्रेज गवर्नर कौन थे, मतलब फ्रांसीसी गवर्नर कौन थे वो पूछा जाएगा, उस समय कर्नाटक के नवाब कौन थे अनवरुद्दीन, वो पूछा जा सकता है, या किस साल हुआ ये पूछा जाएगा, या फिर किस संधि से युद्ध समाप्त हुआ इसकी चर्चा की जाएगी। तो हमने अपने पीपीटी में आपको सारी चीज़ें दिखा दी हैं कि क्या घटनाक्रम रहा। अब आइए हम सेकंड कर्नाटक वार की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड कर्नाटक वार की तरफ आगे बढ़ने से पहले, या जैसे आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि सेकंड कर्नाटक वार जो 1749 से 54 में हुआ, तो यह सेकंड कर्नाटक वार का एक दृश्य है। तो अब सेकंड कर्नाटक वार भारतीय भूमि पर लड़ा जाने वाला एक युद्ध रहा है, हम इसकी चर्चा करते हैं। आइए सीधे आइए दोस्तों हम सेकंड कर्नाटक वार की चर्चा करते हैं। तो सेकंड कर्नाटक वार जो है यह 1749 से 1756 के बीच हुआ। कब हुआ दोस्तों? द्वितीय कर्नाटक वार
1749 से लेकर 1756 के बीच लड़ा गया। अब आइए इसका कारण देखते हैं क्या रहता है। फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में आपसी महत्वाकांक्षा में प्रतिस्पर्धा का परिणाम होता है। अर्थात अब फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों चाहते हैं कि भारत पर वो अपना साम्राज्य स्थापित राजनीतिक विस्तार करें, क्योंकि अब व्यापारिक से हटते हुए धीरे धीरे वो साम्राज्य विस्तार की तरफ आगे कदम बढ़ाना चाहते हैं। तो इसी को लेकर के वह उन दोनों में संघर्ष होता है, और यह संघर्ष चल ही रहा होता है कि हैदराबाद और कर्नाटक में दोनों जगहों पर, अर्थात हैदराबाद और कर्नाटक राज्य में उत्तराधिकार को लेकर के एक संघर्ष शुरू हो गया। जैसा कि संघर्ष आपको कहाँ चल रहा था, ऑस्ट्रिया में चल रहा था, वैसे ही संघर्ष अब भारत की भूमि पर शुरू हुए। कहाँ पे, हैदराबाद और कर्नाटक के मध्य। आइए हम आगे घटनाक्रम को देखते हैं, हैदराबाद और कर्नाटक में क्या होता है। तो हैदराबाद के निज़ाम उल मुल्क हैदराबाद के निज़ाम उल मुल्क की मृत्यु हो गई 1748 में। अब मृत्यु के कारण, जिसके कारण उत्तराधिकार पद को लेकर नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के मध्य उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष, अर्थात एक जंग छिड़ गई। अब इस जंग में फ्रांसीसियों ने और अंग्रेजों ने फायदा उठाया, और जैसी स्थिति आपको यहाँ पर हैदराबाद में देखने को मिल रही है दोस्तों, ऐसी ही स्थिति आपको अब सीधे सीधे कर्नाटक में देखने को मिलेगी। कर्नाटक में ऐसी स्थिति क्यों देखने को मिलती है, देखिए जैसे आप स्क्रीन में दिख रहा होगी। ऐसी स्थिति कर्नाटक में बनी जब 7 वर्षों तक कैद में रखे चंदा साहब को। तो चंदा साहब को कैद में रखा गया था मराठों द्वारा। तो मराठों ने 7 वर्ष बाद चंदा साहब को आज़ाद कर दिया, जिस कारण कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन और उनके बहनोई चंदा साहब के बीच एक संघर्ष शुरू हो गया। अब इसी संघर्ष का अंग्रेजों ने और फ्रांसीसियों ने फायदा उठाया। एक गुट में फ्रांसीसी शामिल हो गए और एक गुट में अंग्रेज शामिल हो गए। अब इन दोनों ने गुट बनाया और गुट बना करके भारत में युद्ध प्रारंभ किया। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हम आपको एक गुट की फोटो भी लगाए हैं कि क्या क्या स्थिति रही, कैसे कैसे। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो एक तरफ नासिर जंग और मुजफ्फर जंग है हैदराबाद गुट में, और ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड क्लाइव इनके साथ है। वहीं आप दूसरी तरफ देख रहे हैं कर्नाटक में अनवरुद्दीन और चंदा साहब हैं। ये फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले यहाँ पे इनके साथ हैं। तो अब घटनाक्रम को अगर आप ध्यान से देखें तो मुजफ्फर जंग और चाँद साहब में संघर्ष चल रहा है, और इनका समर्थन कर रहे हैं, मतलब कि चाँद साहब और मुजफ्फर जंग एक तरफ है और उनका समर्थन कर रहे हैं फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, और एक ग्रुप में है नासिर जंग और अनवरुद्दीन। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये नासिर जंग है, ये मुजफ्फर जंग है, ये अनवरुद्दीन है और ये चंदा साहब है। तो नासिर जंग और अनवरुद्दीन और ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड क्लाइव एक ग्रुप में थे। अब मुजफ्फर जंग और चंदा साहब फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के साथ एक ग्रुप में थे। यह एक ग्रुप था इनका। आइए ग्रुप के हिसाब से अब हमको मैंने ग्रुप भी दिखा दिया। आइए आगे देखते हैं कि क्या होता है परिणाम इनका। जस्ट मिनट बच्चों, एक हमें लगता है कि एक पीपीटी हमारी शायद, हाँ। तो अब देखिए इसे युद्ध प्रारंभ हो गया, गुट बन गए, गुटों में युद्ध शुरू हो गया। तो प्रारंभ में फ्रांसीसी मजबूत स्थिति में रहे, और फ्रांसीसियों ने अनेक जगहों पर अंग्रेजों को हराया। जैसे बहुत सारे युद्ध होते रहे, उसमें अंग्रेजों को हराते रहे वो। और इसी दौरान 1748 में, हाँ ठीक है, जस्ट बच्चों 1 मिनट, हाँ, मुजफ्फर जंग, चाँद साहब और डुप्ले की संयुक्त सेना ने मिल करके एक अंबूर का युद्ध होता है 1749 में, जिस युद्ध में अनवरुद्दीन पराजित हो जाते हैं और मुजफ्फर जंग और चाँद साहब का एक ग्रुप ये जीतता है, और अनवरुद्दीन के पुत्र उत्तराधिकारी मोहम्मद अली भागकर त्रिचनापल्ली में जाकर के वह दुर्ग में शरण लेते हैं। तो यह घटनाक्रम आपको मैंने बता दिया। अब यहाँ ये देखते हैं एक बार, इसी बीच डुप्ले को वापस बुला लेते हैं। अब जब पहली बार बढ़त मिल ही रही थी, इसी बढ़त में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को भारत से बाहर, फ्रांस मतलब कि उनको अपनी देश बुला लिया जाता है, और उनके स्थान पे पहले गोडेहू आते हैं, फिर बाद में काउंट डी लाली आते हैं। दोनों आते हैं, और दोनों के दोनों डुप्ले जितने योग्य नहीं थे। अर्थात जो अब यहाँ से डुप्ले का जाना ही फ्रांसीसियों के लिए घातक हो गया, क्योंकि उनके स्थान पे गोडेहू और काउंट डी लाली है। यह इतने सशक्त नहीं थे, और अंग्रेज जो यह अब द्वितीय कर्नाटक वार चल रहा था, द्वितीय कर्नाटक वार में अंग्रेजों का नेतृत्व क्लाइव कर रहे थे, वहीं फ्रांसीसियों का नेतृत्व डुप्ले कर रहे थे, और डुप्ले के बाद गोडेहू ने किया, फिर बाद में काउंट डी लाली ने किया।
जो द्वितीय कर्नाटक वार होता है यह 1756 में पांडिचेरी की संधि से द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध की समाप्ति होती है। अर्थात द्वितीय जो कर्नाटक संधि होती है, तो मतलब कि पांडिचेरी की संधि 1756 में होने के बाद द्वितीय कर्नाटक वार समाप्त हो जाता है। दोस्तों, यह मैंने आपको सेकंड कर्नाटक वार का पूरा घटनाक्रम एक बार बता दिया है। आप यहाँ सारी चीज़ें देख सकते हैं। दोबारा एक बार आप स्पीड को स्लो करके या तेज करके आप इसे सुने। हमने इसके पहले के सारे घटनाक्रम आपको पढ़ा दिया है। आइए बच्चों, हम आगे की बात करते हैं, थर्ड कर्नाटक वार की चर्चा करते हैं। देखिए, जैसा कि हमने सेंट थोम के युद्ध की चर्चा की थी आपसे, तो सेंट थोम की 1749 फ्रांसीसी और कर्नाटक नवाब अनवरुद्दीन के मध्य होता है। तो यह युद्ध जो होता है सेंट थोम का, यह युद्ध आधुनिक काल का पहला युद्ध था जिसमें आमने सामने का युद्ध हुआ, जिसमें यूरोपीय शक्ति द्वारा किसी भारतीय शक्ति को पराजित किया गया। जैसे आपसे पूछा जाए कि आधुनिक काल में वह पहला कौन सा युद्ध था जिसमें यूरोपीय शक्ति द्वारा किसी भारतीय शक्ति को पराजित किया गया, तो वह सेंट थोम का युद्ध था जो 1749 में घटित हुआ था। तो 1749 में ही अंबुर का युद्ध हुआ जिसमें अनवरुद्दीन मारे गए, जैसा कभी हम देखिए आपको आगे घटनाक्रम के बारे में बता रहे थे। तो 1749 में अंबर का युद्ध होता है जिसमें अनवरुद्दीन मारे जाते हैं। यह देखिए, यहाँ सेकंड कर्नाटक वार की चर्चा कर दी। अब हम थर्ड कर्नाटक वार की तरफ बढ़ेंगे। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर थर्ड कर्नाटक वार का पिक दिख रहा है। तो थर्ड कर्नाटक 1758 से 1763 तक चलता है थर्ड कर्नाटक वार। अब थर्ड कर्नाटक वार के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध 1758-1763 तक चलता है। 1758 से लेकर 1763 तक तृतीय कर्नाटक युद्ध होता है। अब तृतीय कर्नाटक युद्ध जो होता है यह 1756 में हुआ ऑस्ट्रिया तथा इंग्लैंड के बीच प्रसा में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का परिणाम था। तो एक तरीके से कहा जाए तो जो तीनों कर्नाटक वार हुए, ये तीनों कर्नाटक वार कहीं ना कहीं ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन में, इंग्लैंड में होने वाले जो युद्ध थे उन्हीं का परिणाम था और उन्हीं का विस्तार जो है भारत में देखने को मिल रहा था। तो जैसे कि तृतीय कर्नाटक 1756 में ऑस्ट्रिया तथा इंग्लैंड के बीच प्रसा में शुरू हुआ और यह सप्तवर्षीय युद्ध का एक विस्तार था जो कि भारत में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो इसी प्रकार क्या घटनाक्रम हम आगे देखते हैं। फ्रांस का नेतृत्व जो थर्ड कर्नाटक वार हो रहा था, इसमें फ्रांसीसियों का नेतृत्व काउंट डी लाली कर रहे थे, जबकि अंग्रेजों का नेतृत्व आयरकोट कर रहा था। यहाँ पे एयरपोर्ट लिख दिया गया है, तो इसके स्थान पर आयरकूट होगा। तो आप इसको जब भी आपको पीपीटी ले तो आप इसको आयरकूट कर लीजिएगा यहाँ पर। तो फ्रांसीसियों का नेतृत्व कौन कर रहा था दोस्तों? काउंट डी लाली कर रहे थे। और अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? आयरकूट कर रहे थे। सीधे डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है तृतीय कर्नाटक वार में किसने किसका नेतृत्व किया, तो आप ये सब चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं। अब घटनाक्रम क्या रहा है इसका या परिणाम क्या रहा है, हम इसकी चर्चा कर देते हैं। तो 1760 में वाडीवास का युद्ध होता है, वाडी 1760 में, जिसमें आयरकूट ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह पराजित किया और इससे काफ़ी कमज़ोर हो गए फ्रांसीसी और 22 जनवरी 1760 को वाडीवास का युद्ध समाप्त हो गया। अब यह घटनाक्रम देखिए आपको बता दिया। 1763 में पेरिस की संधि होती है। पेरिस संधि यह एक निर्णायक युद्ध था जब, क्योंकि अब फ्रांसीसी भारत में स्वतंत्र शक्ति के रूप में समाप्त हो चुके थे। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, 1763 में पेरिस संधि थी जिससे कर्नाटक वार समाप्त हो जाता है और यह भारत में फ्रांसीसी स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते थे। अब संधि की शर्तें कुछ लागू की गई उन पर। संधि की शर्तें क्या क्या थी, जैसे कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को विजित किए गए भारत की सभी फैक्ट्रियां उन्हें वापस कर दी कि भैया लीजिए आप अपनी फैक्ट्री लें और शांति से रहें, व्यापार करें। देखिए आगे देखिए, फ्रांसीसी फैक्ट्री किलेबंदी नहीं कर सकते थे, फ्रांसीसी सैनिक नहीं रख सकते थे, फ्रांसीसी केवल व्यापार कर सकते थे। तो देखिए बच्चों, हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों कर्नाटक वार की चर्चा कर दी आपको, जैसा कि पीपीटी में सारी बातें घटनाक्रम लिखा गया है। आइए हम आगे की घटना को देखते हैं। आगे क्या हुआ कि क्यों फ्रांसीसी पराजित हुए, फ्रांसीसी का असफलता कारण को हम देखते हैं क्या रहा है। तो फ्रांसीसी का असफलता कारण की चर्चा हम करते हैं। फ्रांसीसी कंपनी सरकारी कंपनी थी जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक निजी कंपनी थी। तो जैसा आप जानते हैं कि फ्रांसीस जो सरकारी कंपनी होती है उसमें काम लेट लतीफ़ होता है, जिस कारण से फ्रांसीसी कंपनी कोई भी निर्णय लेने में हमेशा उनको फ्रांस से पूछना पड़ता था, फ्रांस के राजा से, जिस कारण से उनकी लेट लतीफ़ी कारण यह समस्या उनको रही। वहीं पे जो ब्रिटिश नौसेना थी वो काफ़ी मजबूत थी और हिंद महासागर के जो महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र थे उन पर नियंत्रण कर रखा था ब्रिटिशों ने, जैसे कि मेडागास्कर पर, लाल सागर पर, फारस की खाड़ी, मालाबार तट और श्रीलंका, मलक्का, इन सभी पर ब्रिटिशों ने अपना कब्जा बना लिया था। साथ ही अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों की अपेक्षा राजस्व एकत्र और व्यापार करने पर ज़्यादा जोर दिया था। जब उनके पास राजस्व इकट्ठा हो गए तब उन्होंने युद्ध के बारे में सोचा, राजनीतिक विस्तार के बारे में सोचा, जिस कारण से वह फ्रांसीसियों से एक बढ़त
हासिल करते हैं। आइए वहीं आगे घटनाक्रम देखिए क्या रहता है। ब्रिटेन में संसदीय राजतंत्र रहता है, फ्रांस में निरंकुशता रहती है। अब राजतंत्र था फ्रांस में, तब वो भी निरंकुश राजतंत्र था, तो भाई जाहिर सी बात है उन्हें कोई भी निर्णय स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते थे। साथ ही वहीं डुप्ले की वापसी फ्रांसीसियों की पराजय का प्रमुख कारण था। अगर डुप्ले की वापसी नहीं होती तो शायद घटनाक्रम कुछ और होता, हमें देखने को कुछ और मिल सकता था। पर जो घटनाक्रम रहा वह उसकी चर्चा हमने कर दी। आपको एक कर्नाटक वार जो रहा, कर्नाटक का क्षेत्र क्या है, हमने उसका एक तस्वीर आपके समक्ष रख दी। ये कर्नाटक का क्षेत्र है पूरा। आप वर्तमान कर्नाटक को नहीं देखेंगे, ये कर्नाटक का क्षेत्र है जो मैंने हाईलाइट किया है। आइए हम आगे घटनाक्रम को देखते हैं। आइए देखिए, हमने यहाँ पे एक पीपीटी ऐड की है कि कौन सा युद्ध कब हुआ और किस संधि के तहत वो समाप्त हुआ। आइए हम इस घटनाक्रम की चर्चा करते हैं। तो प्रथम जो कर्नाटक युद्ध होता है वह 1746-1748 के मध्य होता है। ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार का प्रश्न और अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों का अमेरिका में युद्ध। तो जो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष चला था, यही कर्नाटक युद्ध का, प्रथम कर्नाटक वार का कारण था, जिसमें एक्स-ला-सैपल की संधि होती 1748 में। इसी संधि के माध्यम से प्रथम कर्नाटक वाद समाप्त होता है। तो अंग्रेजों में कर्नाटक के नवाब, सब कुछ यहाँ समाप्त हो गया। अंग्रेजों में कर्नाटक के नवाब की पराजय होती है। आइए, प्रथम कर्नाटक वार में अंग्रेज हारते हैं और फ्रांसीसी जीतते हैं। ये आप हम याद रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपके दिमाग में ये हो कि ब्रिटिश जीत गए। द्वितीय कर्नाटक वार 1748 से 1754 हुआ। दोनों कंपनियों द्वारा भारत में राजनीतिक हस्तक्षेप, अर्थात वह अब हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था। उत्तराधिकार संघर्ष में वो अब अपनी बढ़त बढ़ाने के लिए उन्होंने एंट्री किया, डुप्ले ने और उधर से ब्रिटिशर्स ने, जिसका परिणाम द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौर में देखा गया। तो 1755 में पांडिचेरी की संधि होती है और इसी संधि का परिणाम होता है अंग्रेजों की स्थिति अच्छी हो जाती है, क्योंकि इसी में डुप्ले को वापस बुला लिया जाता है और यहीं से मुख्य कारण होता है फ्रांसीसियों की हार का। तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में बता देते हैं आपको। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756-1763 में होता है। यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध भी इसे कहते हैं। यूरोप के सप्तवर्षीय युद्ध का परिणाम रहता है एक विस्तार, जो कि हमें तृतीय कर्नाटक युद्ध के तौर में देखने को मिलता है, जो 1756 से 1763 में चला। पेरिस संधि 1763 पेरिस संधि हुई। पेरिस संधि से तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया, अंग्रेजों की विजय हुई और फ्रांसीसी अब पूर्णतः एक व्यापारी कंपनी मात्र रह गई, अब वह राजनीतिक कंपनी से हट गई। तो आप इसका स्क्रीनशॉट या पीपीटी इसका आप रख सकते हैं, या डायरेक्टली आपसे पूरे घटनाक्रम में सिर्फ और सिर्फ यही इतना पेज है आपसे पूछा जाएगा। बाकी की कहानियों के बारे में आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, किसने कहाँ लड़ा, कौन साथ दिया, कौन किसके पक्ष में था। सारे घटनाक्रम में सिर्फ आपको कर्नाटक युद्ध कहाँ हुआ, किस डेट को हुआ, किसने किसका नेतृत्व किया और परिणाम क्या रहा और संधि कौन सी, बस यही आपसे पूछा जाएगा। आइए हम कुछ और युद्ध होता है इसी बीच में घटनाक्रम में, हम उसी युद्ध की चर्चा कर देते हैं। जैसे अंबूर का युद्ध होता है, सेंट थोम का युद्ध होता है 1748 में कर्नाटक के नवाब और फ्रांसीसियों के बीच, जिसमें फ्रांसीसी विजय होते हैं, कर्नाटक नवाब हार जाते हैं। फिर अंबर का युद्ध होता है 1749 में, या डुप्ले मुजफ्फरजंग चाँद साहब का त्रिगुट और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के मध्य। मतलब एक तरफ डुप्ले मुजफ्फरजंग चाँद साहब एक गुट बनाते हैं और दूसरी तरफ नवाब अनवरुद्दीन आते हैं, कर्नाटक के नवाब। इनके मध्य संघर्ष होता है जिसमें त्रिगुट विजयी होता है और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन की पराजय होती है। फिर अर्काट की युद्ध 1752 में होता है, क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना और चाँद साहब के पुत्र राजा साहब के बीच, चाँद साहब के पुत्र राजा साहब के बीच और क्लाइव के नेतृत्व में जो अंग्रेजी सेना थी उनके बीच युद्ध होता है, अर्काट के युद्ध, जिसमें अंग्रेज विजयी होते हैं और कर्नाटक मतलब कि चंदा साहब के पुत्र राजा साहब पराजित होते हैं। आइए आगे का घटना देते हैं। इसी प्रकार वांडीवास को 1760 में वांडीवास का युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच और अंग्रेज विजयी हुए। और 1760 यही एक ऐसा युद्ध होता है जिसमें फ्रांसीसी अब भारत में सिर्फ और सिर्फ मात्र एक व्यापारी कंपनी बनकर रह गए। यह दोस्तों पूरा का पूरा घटनाक्रम हमने आपको बता दिया, जैसा कि आप हमारी पीपीटी में देख रहे हैं। यह सारा हमारा घटनाक्रम आज का रहा है कि हमने प्रथम द्वितीय तृतीय कर्नाटक युद्ध और प्रथम द्वितीय तृतीय कर्नाटक युद्ध के पीछे की पृष्ठभूमि क्या रही, हमने उसके बारे में हमसे चर्चा की। एक कहानी के माध्यम से हमने आपके ब्रेन में फिट करने की कोशिश की कि क्या क्या स्थिति रही, कौन किसके पक्ष में रहा, क्या परिणाम निकला, क्या युद्ध हुआ, कौन सी संधि हुई। तो हम आशा करेंगे कि यह क्लास आपको समझ में आई होगी। आप हमारे चैनल को पीसीएस मार्गदर्शक को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ज़रूरतमंद लोगों तक हमारे चैनल को पहुंचाएं ताकि उनका भी भला हो सके। जैसे कि आप इससे जुड़े हुए हैं, बाकी और लोगों को जोड़ें ताकि हमारे चैनल भी और लोगों तक पहुंचे। और आपकी जितना आपका सपोर्ट हमें मिलेगा, हम अपनी कार्य को उतना और दक्षता के साथ आगे बढ़ाते रहेंगे। इसलिए आप हमारा समर्थन करें। हम अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।